हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? सही, गुड, चलनी भी चाहिए। तो ठीक है, चलो आज करते हैं हम हमारी हिंदी की अगली क्लास। तो आज की हमारी हिंदी की क्लास में मैंने जो टॉपिक लिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। वो जो हमने टॉपिक लिया है वो 9th 10th 11th 12th और 12th के बाद भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस, व्याकरण। आज हम व्याकरण करेंगे और व्याकरण में करेंगे हम संधि। घबराना नहीं है, संधि इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बच्चे कहते हैं मैम नहीं होता यार, क्यों नहीं होता? कोशिश करते हैं। आज मैं आपको एक वादा करती हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बीच में आप स्किप नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप ये कहना ही भूल जाओगे कि ये संधि मुश्किल है। इतने आसानी से आपको समझ में आएगी, मेरा ये आपसे वादा है। शुरू से आखिर तक वीडियो देखना और बने रहना मेरे साथ। जो भी आप कोई काम कर रहे हैं उन सबको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपकी संधि के साथ दोस्ती कराने जा रही हूँ। घबरा रहे हो ना, तो घबराहट सारी खत्म हो जाएगी और मैं आपकी फ्रेंडशिप कराऊंगी, ये मेरा वादा है। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं संधि। सबसे पहले तो संधि का अर्थ बताती हूँ मैं आपको। संधि क्या है? व्याकरणिक भाषा में हम कहेंगे जब भी कोई दो वर्ण समीप आते हैं आपस में या आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी बदलाव, परिवर्तन, और उन दोनों वर्णों के मिलने से शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। अब आपको मैं पहले तो बताऊं वर्ण क्या होते हैं। आपको पता ही होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि 9वीं कक्षा में ये बता दिया जाता है। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। देखिए, पहले आप वर्ण ही समझिए। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो पहले मैं आपको वर्ण ही समझा देती हूँ। एक होता है हमारा स्वर। स्वर यानी कि वो ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र किया जाता है, वो बिना किसी की सहायता से उच्चारित होती हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। ये ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। मैं लिखती हूँ, ये हमारे स्वर है। इन ध्वनियों को आप उच्चारित करके देखो। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आह। इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। इनको हम मात्राएं भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो 2 है, अंग और आह, इनको हम स्वर में नहीं गिनते बच्चे। ना ये स्वर में गिने जाते हैं और ना ही ये व्यंजन में गिने जाते हैं। अभी बताती हूँ आपको। दूसरा हमारा है व्यंजन। दूसरे वर्ण क्या है हमारे? व्यंजन। और व्यंजन की परिभाषा लीजिए। वो ध्वनियां जो सुरों की सहायता से बोली जाती है उनको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क। अब आप देखिए, आप उच्चारण दीजिए कै। यहाँ कै कैसे बना है? इसका देखो, ये कै जमा ए, अर्थात इस व्यंजन में अस्वर मिला हुआ है, तभी इसका उच्चारण होगा। अगर इसमें अस्वर नहीं होगा तो ये आधा व्यंजन कहलाएगा। तो व्यंजन आपको पता है हमारा कवर्ग, क ख ग घ गड़। फिर हमारा आता है चवर्ग, च छ ज झ झ ण। फिर टवर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर आता है हमारा त्वर्ग, त थ द ध न। और उसके बाद पवर्ग, प फ ब भ म। और य र ल व श श स ह क्षेत्रज्ञ। ये हमारे व्यंजन है। तो क्लियर हो गया? संधि क्या है? जब भी कोई 2 वर्ण आमने सामने आते हैं और उनके मिलने से जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द में बदलाव होता है, उसको हम संधि कहते हैं। तो आइए आगे संधि के बारे में करते हैं। तो अब हम करेंगे आगे संधि कितने प्रकार के थे। संधि क्लियर हो गया सबको? जब भी कोई 2 वर्ण आपस में मिलते हैं
उनके मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। अब संधि के भेद लीजिए। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। बच्चे मैं आपको एक बात खास तौर पर बताना चाहूंगी कि ये विषय है, इसको देखकर बच्चे अक्सर चकरा जाते हैं कि ये संधि नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है और मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना बिना स्किप किए तो आज पक्का यहीं पर आपको संधि बहुत आसान लगेगी। मैं इस तरह आपको समझाऊंगी क्या इसके नियम हैं, और सबसे बड़ी बात आपको मैं इसकी पहचान भी बताऊंगी कि आपको संधि की पहचान कैसे करनी है, कौन सी संधि है, क्योंकि जो संधि का प्रश्न है वो आपको कई तरह से आता है। संधि विच्छेद करने के लिए भी आपको दे देंगे। मान लीजिए ये है विद्यालय, मान लीजिए आपको विद्यालय शब्द दे दिया। अब प्रश्न क्या होगा? प्रश्न आपका ये हो सकता है कि संधि विच्छेद कीजिए और या फिर संधि का नाम बताइए। तो ये सब आप कैसे करोगे? जब आपको इसके बारे में पता होगा तभी ना। और ये मेरा पक्का वादा है, आज मैं आपको यही संधि कैसे करते हैं उसके पूरे नियम और संधि की पहचान करने का भी तरीका बताऊंगी। बस आपको एक वादा करना है, स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखनी है। तो इसके सारे नियम आपको पता लगेंगे। ये कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, विद्या जमा आलय। फिर इसका हम पता लगाएंगे इसका संधि कौन सी है, तो ये दीर्घ संधि है। अभी आप जैसे मेरे साथ करोगे आपको तुरंत पता लग जाएगा ये कौन सी संधि है, और मेरे साथ बने रहिए। बस आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है और पूरी देखनी है। तो चले करें। सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि ये तीनों संधि हम एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आज हम सिर्फ स्वर संधि करेंगे क्योंकि स्वर संधि के भी 5 भेद है और उनके नियम आपको समझाने में टाइम लगेगा। तो आज सिर्फ स्वर संधि, उसके बाद हम दूसरी करेंगे। तो चलिए स्वर संधि के भेद देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम एक एक करके ये 5 संधियां करेंगे और इनके नियम क्या है और इनको हम कैसे पहचानेंगे। इनकी पहचान भी मैं आपको पक्का बताऊंगी। देखते ही आपको ऐसा तरीका समझाऊंगी कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये वो संधि है। तो बने रहिए मेरे साथ। अब शुरू करते हैं दीर्घ संधि से। सबसे पहले करेंगे हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए सबसे पहला आप एक काम क्या करेंगे, सभी स्वर आप लिख लेंगे, आ से लेके आओ तक। अंग और आहा मैंने आपको बताया था वो ना स्वर में गिने जाते हैं और ना ही वो व्यंजन में। उनको हम अयोगवाह कहते हैं क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। या तो वो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे या फिर वो व्यंजन की सहायता से बोले जाएंगे, इसलिए उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। चलो दीर्घ संधि का हम करते हैं। सबसे पहले तो आप एक ऐसे रेखा खींच लो, ये तरीका है आपको याद रखने का, भूलोगे नहीं। इनको आधा आधा कर लो और दीर्घ संधि का नियम देखो आप। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। अब हमारे स्वर भी तो 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आप पहले दीर्घ संधि करने से पहले उनको समझ लोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको मैं पहले स्वर के 3 उच्चारण के आधार पर बताऊंगी। ये देखो बच्चों, जो ये हमारे स्वर है, कितने हैं स्वर? ये 2, 4, 6, 8, 10 और 11 स्वर है। अब 11 स्वर में हमारे 4 ए, ई, उ और री, ये हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। देखो ये 4 स्वर बोले मैंने, इनको बोलने में कितना समय, कम समय लग रहा है। और उसके बाद आगे हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? कि वो स्वर जिनका उच्चारण करने में हर्ष से दुगना समय लगता है, जैसे अ, आ लगा ना दुगना, ई, उ, री, ये तो हो गई। और ये भी चारों दीर्घ है, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसके हिसाब से हमारे जो ये 1, 2, 3, 4 तो हमारे हो गए हर्ष स्वर। और उसके बाद जो बचे 7,
ये होगा हमारे दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे आप बोले ओ, तो ये ध्वनि लंबी हो गई। या किसी को हम आवाज लगाते हैं तो वो ध्वनि हमारी लंबी हो जाती है, उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। तो दीर्घ संधि में अब आपको पहचान हो गई। हम सिर्फ हर्ष स्वर और उनके साथी को लेंगे। तो हर्ष स्वर कहाँ तक हमारे? ए, ई, उ और री हो गया ना आधा। इन 4 को लेना है, 4 के साथ इनके साथी को भी शामिल करना है। तो दीर्घ संधि में कौन कौन से आएंगे? हमारे ये यहां तक के जो स्वर हैं वो दीर्घ संधि में शामिल होंगे। क्लियर है? ठीक है। अब दीर्घ स्वर में क्या होगा? ये जो ए का साथी आ है, ये दीर्घ और ये हर्ष, इसको हम एक ही जाति के स्वर बोलेंगे। इनको हम सजातीय या सवर्ण स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ का नियम देखिए बच्चे क्या होगा, जब भी कोई सजातीय या सवर्ण स्वर आमने सामने आते हैं, आमने सामने आते हैं और वो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब देखो ए और आ का उदाहरण देती हूँ। मान लो ए स्वर के सामने आ गया, ये 4 तरह से आ सकते हैं आमने सामने। या आ के सामने ए आ सकता है, या दोनों ए हो आमने सामने, या दोनों आ हो आमने सामने, किसी भी रूप में आ दे, है तो दोनों एक ही उसके। ये आए किसी भी तरीके से, 4 तरीके से ये आ सकते हैं। जब भी ये आमने सामने आएंगे तो मिलकर क्या हो जाएंगे? ये दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ कौन सा इसमें? ये आ। तो जब भी हम इनको मिलाएंगे तो कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। देखिए अब इसकी संधि देखिए कैसे होती है। देखो यहां लीजिए, मान लो विद्या जमा आलय, ये 2 शब्द है। विद्या मैंने शिक्षा और आलय मतलब घर। तो विद्या के लिए घर जिसको बोलते हैं, विद्या प्राप्त करने का स्थान। अब हमारी संधि कैसे होगी? बाकी ये वाला और ये वाले पोर्शन पे कोई असर नहीं होगा। संधि किस में हो रही है? इसमें अंतिम और इसका पहला। अंतिम स्वर क्या है? यह के साथ कौन सा स्वर है? आ। ठीक है। और इसके सामने कौन सा स्वर आ रहा है? आ। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? आ में। अब संधि देखिए कैसे होगी। विद्या का द तो पहले ही आधा है। अगर हमने यह हटा दिया, आ हटा के ये दोनों आ मिलकर क्या बन गए? आ। तो यहाँ क्या बचा? हलंत। और ये दोनों मिलकर किस में बदल गए? आ में। और उसके बाद ले और ये। अब यहाँ इसको पूरा करो। य के बाद कौन सा स्वर आ रहा है? आ। तो यहाँ क्या मात्रा लगेगी? विद्यालय। क्लियर है? तो जो संधि होती है वो पूरे शब्दों में नहीं होती, जुड़ते कहां से? यहां से बीच में से। ये स्वर और ये स्वर, ये दोनों स्वर जब नजदीक आए तो दोनों मिल गए। और मिलने के बाद किस नए रूप में आ गए? आ में। आ में आने के बाद जो ये वाला व्यंजन बचा हुआ है, इस व्यंजन के साथ मात्रा कौन सी लगेगी? आ की। तो हो गया क्लियर? इसी तरह विद्या जमा अर्थी। अब आप कहोगे इसमें द मैंने ऐसे लिखा है, ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। द और यह मिलके ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसमें आपको ये पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो विद्या में अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? आ। और इसके बाद कौन सा स्वर आ रहा है? ए। दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही जाति से संबंध रख रहे हैं, तो दोनों मिलके किस में परिवर्तित होंगे? आ। तो जब संधि होगी तो क्या हो जाएगी? विद्यार्थी। जब हम संधि करेंगे तो क्या करेंगे? विद्यार्थी। क्लियर है? इसी तरह आप ई का ले लीजिए। जैसे रवि जमा इंद्र। ध्यान दीजिए, व्य में कौन सा स्वर है? छोटे ई। छोटी ई की मात्रा है ना, ई। और इसके सामने कौन सा आ रहा है? ये भी ई। जब दोनों ई मिलेंगे तो किस में परिवर्तित होंगे? दीर्घ में, बड़ी वाली में। तो वह को किसकी मात्रा लगेगी? बड़ी ई की, रविंद्र। क्लियर है? इसी तरह एक ऊ का उदाहरण लेते हैं। वधु
जमा उत्सव। इसमें कौन सा ऊ है? बड़ा, और उसके सामने कौन सा है? छोटा। और जब ये दोनों मिलेंगे तो कौन से में परिवर्तित हो जाएंगे? बड़े ऊ। तो इस ध को कौन सी मात्रा बनी रहेगी? व धू सव। क्लियर है? अब देखो री। री आप एक देखोगे, इसका कोई साथी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, अकेली है री। जैसे ए आ ई उ ऊ, इन सब के तो साथी हैं, दो दो हैं ये, लेकिन री अकेली है। लेकिन री के सामने भी नियम है, अगर री के सामने री आ जाता है तो वो दीर्घ री में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, मातृ जमा ऋण। अब देखो तय पे किसकी मात्रा है? री की। यहाँ कौन सा स्वर है? री, और री के सामने क्या आ रहा है? री आ गया। जब दोनों री मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगी। ऐसे ये ऐसे करके ये दो री मात्रा हो जाएगी, दीर्घ री। तो इसका अब करेंगे तो क्या होगा? मातृ ऋण हो गया, दीर्घ री हो गई। यहाँ पर ये जो री एक थी या ये दीर्घ हो गई, मातृ ऋण हो गई। तो ये हमारी दीर्घ संधि के, मैंने आपको समझाया था, चार हमारे हर्ष स्वर है, अ ई उ और री। इन चारों को लेना हमने, बिल्कुल पक्का पहचान हो जाएगी कि दीर्घ संधि में कौन से स्वर आएंगे। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, नियम से हम चलते जाएंगे और संधि हमारी पूरी होती जाएगी। मात्रा को ही पकड़ेंगे, पहले हमने शुरू से लिया है स्वरों को और अंत तक इनको ही शामिल करेंगे। ये मैंने कुछ उदाहरण लिए यहाँ पर दीर्घ संधि के। मैंने जब वीडियो शुरू की थी, मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको इसके नियम भी बताऊंगी और पहचान का तरीका भी बताऊंगी। तो नियम आपने देख लिया, जब भी कोई सजातीय स्वर आमने सामने आते हैं तो वो मिलकर दोनों दीर्घ हो जाते हैं। अब इसकी पहचान देखो। पहचान करने का सबसे आसान तरीका ये है, देखो कोई भी दो चीज होती है, उनको अगर हम जोड़ते हैं तो कोई तो पहचान रहती होगी ना। ये दो चीज है, इनको हमने जोड़ा तो इस बीच में जोड़ का निशान तो आएगा ना। वही जोड़ का निशान हमें यहाँ शब्दों में ढूंढना है। बहुत आसानी से, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, आपको तुरंत पता लग जाएगा ये शब्द कहाँ से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ ये बीच में है, किसकी मात्रा आ रही है यहाँ पे? विद्यालय, विद्या जमा आलय, आ की मात्रा है। कारावास, कारा जमा आवास, आ की मात्रा है। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, यानी कि ये आ और आ जुड़े हुए हैं। तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। जहां दो शब्दों के बीच में जोड़ ढूंढो, जोड़ ढूंढते ही आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, वो दीर्घ संधि। इसी तरह इसमें देखो, रविंद्र, कौन सी मात्रा? ये बड़ी की। रजनीश, परीक्षा, कविंद्र, इनमें कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई, यानी कि दोनों ई मिलकर दीर्घ ई हो रही है। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। इसी तरह इधर ढूंढो, वधूत्सव, गुरुपदेश, इनमें कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। जहां भी आपको जोड़ पे बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ ये दिखाई दे तो तुरंत पहचान करो कि ये दीर्घ संधि। ये 90% यही नियम है, एक अंदाजा दे रही हूं मैं आपको। ये मत सोचो कि 100% ही ऐसा हुआ, ये एक अंदाजा है पहचान करने का। आपने नियम अगर जाने होंगे तो आप तुरंत पहचान जाओगे कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। देखो, दो शब्दों का जोड़ होगा, कुछ तो अर्थ होगा दोनों शब्दों का। सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द जब जुड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से शब्द है। अब ये बीच में आपने ढूंढना है, जोड़ ढूंढना है शब्द का, और शब्द के जोड़ पे मात्रा पकड़ो। मात्रा जहां आ रही है आ ई उ, और ये री संधि अधिकतर संस्कृत में इस्तेमाल की जाती है। मातृ, ये जो दीर्घ री आती है, फिर भी मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया। तो क्लियर हो गया। तो जहां दीर्घ संधि की क्या पहचान है? जहां पर आ, ई और ऊ, ये तीन मात्राएं शब्द के बीच में दिखाई दे, तुरंत पहचान जाओ दीर्घ संधि है। होगी पहचान? ये आपका एक अंदाजा है, 100% नहीं, लेकिन 90% यही होता है कि आप बीच में मात्रा ढूंढो स्वर संधि के, मात्रा पकड़ी और तुरंत अगर आपको याद है कि दीर्घ में आएगी तो दीर्घ संधि, तुरंत पहचान करो। अब हम लेते हैं गुण संधि। एक बात दिमाग में बैठा लो, गुण और वृद्धि
ये दोनों संधि के नियम लगभग एक जैसे हैं। और इसका मैं एक बहुत ही अच्छा आपको एक रोचक सा उदाहरण दूंगी और आपको याद भी रहेगा। जैसे हमने दीर्घ संधि में यहाँ से बांट लिया था ना स्वरों को आधा आधा, ऐसे आप इसमें बांटोगे। जो इस री से इधर के स्वर हैं वो सारे गुण संधि में प्रयोग होंगे और री से इधर के जो हैं वो वृद्धि संधि में। अब रही बात, यहाँ देखो अभी जो ए और आ है, इन दोनों स्वरों का गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों में बराबर का योगदान होता है। अगर ए और आ के बिना ये दोनों ही संधि संभव नहीं हो सकती। अब आप ये मान लीजिए कि ये पूरा परिवार था हमारा और बंटवारा हो गया, भाई बट गए, आधा आधा बांट दिया। ये छोटा भाई हो गया, ये बड़ा भाई हो गया। तो दोनों के संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार होंगे तो एक जैसे ही, वही गुण और वृद्धि में। और ए और आ को आप मान लीजिए इनके पुरोहित हैं। कोई भी काम करते हैं ना तो इनको बुलाया जाता है, इनके बिना वो काम होता ही नहीं। गुण संधि में होगा, छोटे के घर में भी पुरोहित जी आएंगे वही काम करेंगे, बड़े के घर में भी पुरोहित जी आएंगे वही काम करेंगे। यहाँ ये संधि में आप ये मान के चलो, ए और आ गुण संधि के लिए भी वही काम करेंगे और वृद्धि संधि के लिए भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गुण संधि। देखो गुण संधि का क्या नियम है कि ए या आ, इन दोनों में से किसी के भी सामने ई या ई, इन दोनों में से कोई सा भी स्वर आ जाता है तो दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? ए हो या आ हो, इन दोनों में से किसी के भी सामने छोटी ई या बड़ी ई, कोई सी भी ई आ जाती है तो दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण देखो, रमा जमा ईश। आप ध्यान से देखो, रमा में कौन सा स्वर है मैं के साथ? आ स्वर है। आ के साथ सामने कौन सा आ रहा है? ई। जब ये दोनों मिलेंगे तो किस में बदल जाएंगे? ए में। तो मैं के साथ क्या मात्रा आएगी? ए की मात्रा। रमेश। इसी तरह देव जमा इंद्र। देव में कौन सा स्वर है? वह के साथ ए, और ए के सामने कौन सा स्वर आ रहा है? ई। लेकिन नियम तो वही है ना, आइए दोनों किसी भी रूप में आमने सामने आ जाए। जब ये आमने सामने आएंगे तो ये ए में परिवर्तित होगी। ए कौन सी? छोटी। जैसे अब इसकी वह को किसकी मात्रा लग जाएगी? ए की। दे वेन। हो गया क्लियर? तो चलो इसको यहाँ नोट करते। ए या आ के सामने ई या ई कोई भी आ जाएगी तो ये ए में बदल जाएगी। यहाँ लिख दिया मैंने आपको याद कराने के लिए। ये एक चार्ट सा बन जाएगा कि ए या आ के सामने ई या ई कोई भी आया तो वो ए में बदल जाएगी। इसी तरह अब अगला हम देखेंगे ऊ और ऊ का। तो समझ में तो आ रही होगी ना आपको? नींद तो नहीं आ रही, बोरियत तो महसूस नहीं हो रही? देखिए सोना नहीं है, जाना नहीं है, कोई काम पड़ा है वो अपना छोड़ दो, इस पे ध्यान दो। अगर इस पे आपने पूरा ध्यान दिया तो मेरा वादा है मैं निभाऊंगी और आप अपना वादा निभाइए। ठीक है? तो ठीक है, गुण संधि में मैंने आपको ई और ई का समझा दिया था। इसी तरह ऊ का लीजिए, ए या आ, इन दोनों में से किसी के भी सामने ऊ या ऊ कोई सा भी स्वर आ जाता है तो दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे महा जमा उत्सव। महा में कौन सा स्वर है? यहाँ आ, और आ के सामने क्या आ गया? ऊ। देखो बाकी शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं फिर बार बार आपको बता रही हूँ। संधि सिर्फ जो ये जोड़ है इसके जो साथ साथ वाले ना आसपास वाले इनमें जोड़ पड़ेगा, बाकी तो शब्द यूं कहीं रहेगा। इसी में यहीं पर बीच में ही विकार आएगा शब्द के, और उस विकार को ही आपको पहचानना है। क्लियर है ना? अब यहाँ है आ और इसके सामने आ गया ऊ, तो क्या बनेगा? ओ। अब इसकी संधि क्या होगी? है को किसकी मात्रा लगेगी? ओ की। देखो महोत्सव। महा जमा उत्सव,
तो मात्रा ये आ और ऊ मिलकर क्या बन गई? ओ। तो है को किसकी मात्रा आ गई यहाँ? ओ। बाकी तो सेम है, आगे पीछे वाले में बदलाव नहीं, बीच में ही फर्क पड़ता है और यही आपको पहचानना है। बिल्कुल इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, नियमों को जान लो और पक्का है आप ये कहेंगे वास्तव में बहुत आसान है, इतनी डरने वाली कोई बात ही नहीं है। महोत्सव इसी तरह देखिए आप, सागर के सामने आ गया हमारा ऊर्मी। ऊर्मी मतलब सागर में कौन सा स्वर है? ए। और ए के सामने क्या आ रहा है? ऊ। मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये किसी भी रूप में आ जाए तो ये बदलेगा किसमें? ओ में। तो रे को किसकी मात्रा लगेगी? ओ की। देखिए सागरो, और ये अर्मी तो यूं का यूं ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव ही नहीं है, सागरोर्मी। क्लियर हो गया? तो यहां नोट करें इसको, ए या आ के सामने अगर ऊ या ऊ इन दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो दोनों किस में बदलेंगे? ओ में। ये हमारी याद कर रखने का एक तरीका है। भाई गुण संधि लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ये ध्यान रहे गुण संधि के, यहां से इधर के स्वर किस में आएंगे? हमारे गुण में, और री के बाद वाले स्वर आएंगे हमारे वृद्धि में। तो इनको आपने आधा आधा बांट लिया। अभी छोटे भाई का जो परिवार है उसकी बात हो रही है, तो छोटे भाई के में ई और ई है, और ऊ है, और उसके बाद री है। आ के सामने ई आएंगे तो वो ए बन जाएंगे, आ के सामने ऊ आएगा तो वो ओ बन जाएगा। अब इसी प्रकार ए आ के सामने अगर री आएगा तो वो क्या होगा? अब री का देखो, री का भी ऐसा ही है, री का कोई साथी नहीं है, अकेली है वो, और वो अकेली ही दो का काम कर रही है। ए या आ के सामने अगर री आ जाएगी तो क्या होगा? ये आर में बदल देगी। रे आधा है बेटा, यहाँ ध्यान देंगे, पूरा रे नहीं है, अर। अर कैसे लिखते हैं हम? ये जो ऊपर आधे रे की मात्रा लगती है उसको हम अर बोलते हैं, जैसे कर्म धर्म, वो अर जो ऊपर लगता है वो अर है यहाँ पे। अब देखिए इसकी संधि देखिए, महा जमा ऋषि। महा में कौन सा स्वर है? आ के सामने क्या आ गया? री। किस में बदल गया? ये अर में। ठीक है, अर की मात्रा लगेगी, तो है के साथ कौन सी आएगी? अर। महर्षि, बोला बीच में जा रहा है अर, लेकिन अर की मात्रा शी के बाद लगेगी। क्लियर है? इसी तरह सप्त जमा ऋषि, इसमें भी ए है और उसके सामने क्या है? री। तो ये किस में बदल जाएगा? अर में। तो संधि क्या होगी? सप्तर्षि। सप्तर्षि, अर बीच में आ रहा है, फिर शी आ रहा है, लेकिन लिखने में अर की मात्रा हमारी पीछे जा रही है। तो क्लियर हुआ? अब हम इसको भी लिख देते हैं। ए या आ के सामने अगर री आएगा तो वो किस में बदल जाएगा? अर। ये गुण संधि के नियम है। तो ये देखिए उदाहरण देते हैं, ये हमारे गुण संधि के उदाहरण है। जाग रहे हो? सोना नहीं है, कभी बोर हो जाओ, बहुत ध्यान से सुन लो इसको, और मैं पक्का आपको बता रही हूँ, याद जब ये वीडियो खत्म होगी ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि वास्तव में मैडम ने सही कहा था, संधि इतनी मुश्किल नहीं है। थोड़ा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, नियम इसके जानने पड़ेंगे, पहचान वो मैं आपको बता ही रही हूँ, जो कि 90% सही होती है। अब देखो इसकी पहचान करनी है हमें गुण संधि की। मैंने पहले आपको दीर्घ की बताई थी। दीर्घ में मैंने कौन सी मात्राएं बताई थी? आ, ई और ऊ, बड़े। और इसी तरह गुण संधि में आ जाओ। देखो रमेश, जोड़ क्या है? रमा जमा इस बीच में है ना, ये तो बीच में कौन सी मात्रा आ रही है? ई, ए की। गणेश, धर्मेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, सब में कौन सी मात्रा आ रही है? ए की। क्लियर है? तो कौन सी संधि हुई? गुण संधि। इसी तरह इधर देखो, सूर्योदय ओ, महोत्सव, प्रश्नोत्तर, सागरोर्मी, बीच में आ रही है ये। जोड़ ढूंढना है आपको कि ये दो शब्द कहां से जुड़े हैं। वो जोड़ से कितना ही सफाई से आप ढूंढ लोगे अगर आपको पता हो तो। शब्द का जोड़ ढूंढो, जोड़ पे मात्रा देखो और तुरंत पहचानो कि ओ है तो गुण संधि। यहाँ बीच में कौन सी है? ओ, तो ये कौन सी संधि हुई? गुण संधि।
ये मैं आपको एक अंदाजा दे रही हूँ, और 90% ये सही होता है। थोड़े अपवाद तो हर एक में है, ओ की मात्रा बीच में विसर्ग संधि में भी आ जाती है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ देखिए महर्षि, अर उच्चारण करके देखना, अर बीच में लिखा बेशक बाद में जा रहा है, अर बीच में आ रहा है। सप्तर्षि, अर्षि, देवर्षि, अर बीच में आ रहा है। जहां पर बीच में अर आ रहा है तो कौन सी संधि है? गुण संधि। क्लियर है? गुण संधि के बाद हमारी स्वर संधि में तीसरी संधि होगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखो मैंने जो ऊपर लिखा है ना, उसको ज्यों का त्यों रखो, उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही परिवार के दो टुकड़े हो गए थे, बंटवारा हो गया था। ये छोटा भाई है, वो बड़ा भाई है, मैंने आपको बताया था सब कुछ सेम होगा, तो इसको ज्यों का त्यों आप लिखा रखेंगे और उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। वृद्धि का अर्थ बताइए पहले तो। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना, किसी चीज में बढ़ोतरी होना। तो वही बात यहां पर होगी। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था ए और आ, तो वहां भी वही काम करेंगे जो गुण में। इसको ले आओ इधर। कैसे? ए या आ के सामने देखिए, ए या आ के सामने ए या आई, इन दोनों में से कोई सा भी स्वर आ जाता है तो दोनों मिलकर आई में परिवर्तित हो जाते हैं। हुआ क्लियर? ध्यान दो, गुण संधि में ये किस में बदल रहा था? छोटी ए में। वृद्धि में ये मात्रा बड़ी हो गई, बढ़ गई, तो ये किस में बदलेंगे? हमारे आई में। क्लियर है ना? वही नियम, वही काम, मात्राएं भी वही है। यहां पर छोटी ए है, वहां पर वो बड़ी ए हो गई। जैसे मत जमा ऐक्य, मत में कौन सा स्वर है बच्चे? ए। ए के सामने क्या आ गया? ए, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आई। अब जब हम इसकी संधि करेंगे तो तय के साथ कौन सी मात्रा लगेगी? आई की। देखिए मतैक्य, आ गई ना बड़ी ए। देखो गुण में छोटी ए आ रही है और वृद्धि में वही मात्रा बढ़ के, वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ना, तो जो छोटी जो मात्राएं गुण में वही मात्राएं बढ़ के उसमें आ जाएगी वृद्धि संधि में। ऐसे एक और देखो, लठ जमा एथ। अब इसमें कौन सा स्वर है? ए। ए के सामने कौन सी ए आ रही है? बड़ी आई, तो दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे? हमारी आई में। तो ठे को कौन सी मात्रा आएगी? देखो संधि करते हैं जब हम, लठैत, बड़ी आई लग जाए। क्लियर हो गया? दो मात्राएं गुण संधि में आ रही थी, वही मात्राएं वृद्धि होकर बढ़कर वृद्धि संधि में लगेंगी। आप याद रखोगे, वो ए छोटी ए, वो बड़ी आई। इसी प्रकार यहाँ ये जो ओ है वहां पर वो बढ़ के बड़ा औ हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो क्लियर हो रहा है ना? आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है। इसी तरह देखो हम अब इसको देखेंगे, ये जो यहाँ छोटा ओ है गुण में, वृद्धि में वो बड़ा ओ हो जाएगा, और ए और आ तो वही काम करेंगे जो यहाँ पर कर रही थी। उदाहरण देखिए, ए या आ के सामने अगर ओ या औ आ जाता है तो दोनों मिलकर औ में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? औ में। उदाहरण देखो, वन जमा औषधि। वन में कौन सा स्वर आ रहा है? ए। ए के सामने क्या आ गया? ओ। वन में हमारा कौन सा स्वर है? ए स्वर है, और ए के सामने क्या आ गया? हमारा औ आ गया। तो नियम क्या कहता है? ए या आ के सामने ओ या औ, इन दोनों में से कोई भी आएगा तो दोनों मिलकर औ में बदल जाएंगे। तो वन को कौन सी मात्रा लगेगी? न को। देखो यहां से जब हम संधि करेंगे तो वनौषधि। आया समझ में? इसी तरह महा जमा औषध, इसमें कौन सा स्वर है हमारा? आ। आ के सामने क्या आ गया? औ आ गया, तो दोनों मिलकर वही किस में बदल जाएंगे? औ में। तो जब हम संधि करेंगे तो है को किसकी मात्रा लगेगी? औ की मात्रा। ये देखिए, महोषध। क्लियर हो गया? देखो
ए या पहले हम करेंगे गुण संधि। ए या आ के सामने ई आएगा तो वो ए में बदल जाएगा। ए आ के सामने उ आएगा तो वो ओ में बदल जाएगा। ए आ के सामने अगर री आया तो वो अर में बदल जाएगा। इसी तरह फिर वृद्धि संधि के नियम, ए आ के सामने अगर ए आई आता है तो वो आई में बदल जाएंगे। ये ए में था, ये आई में बदल देगा। इसी प्रकार ए आ के सामने ओ या औ आएगा तो वो औ में बदल जाएगा। हो गया? बिल्कुल सेम नियम है दोनों का। तो आप गुण और वृद्धि एकदम दोनों साथ रखना। ऐसा नहीं कि पहले वृद्धि फिर गुण, इस तरह करो तो कंफ्यूज हो जाओगे। याद करने का सही तरीका है पहले गुण पकड़ो फिर वृद्धि। स्वरों में पहले हमारे ये आ रहे हैं, फिर ये आ रहे हैं, ये गुण में आ गए, ये वृद्धि में आ गए। और नियम तो आपको पता ही है, पहले ये छोटी मात्राएं लो फिर बड़ी मात्राएं। ये देखिए, अब ये मैं कुछ उदाहरण है और फिर इसके साथ ही हम पहचान करेंगे, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था पहचान करने का तरीका जरूर बताऊंगी। क्योंकि स्वर संधि में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कौन सी संधि है। तो देखिए, ये है सदैव। सदैव में कौन सी मात्रा है? आई की। तथा में आई की। लठैत में आई की। मतैक्य में आई की। आई की मात्रा कहाँ आ रही है? यहाँ पर। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। इसी तरह ये देखो, वनौषध, महौषध, जलौद, औ। औ कहाँ है? औ की मात्रा कहाँ आएगी? ये रहा औ, मतलब वृद्धि संधि। एक पहचान है। शब्द देखो, शब्द का जोड़ ढूंढो, जोड़ में मात्रा देखो, मात्रा से ही आपको पहचान हो जाएगी। ये जोड़ है, जोड़ में आई औ, जहां पर भी आई और औ की मात्रा आपको दिखाई दे शब्द के बीच में, तुरंत टिक करो वृद्धि संधि। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है। 90% आपको ये ऐसे ही मिलेगा। कोई 1-2% की, 5-10% की अलग बात है, कोई और अपवाद हो जाए, वरना ये मात्रा ही सबसे बड़ी पहचान है संधि की, स्वर संधि में। इसके बाद अगली संधि करते हैं। तो समझ में आ गया आपको? दीर्घ, गुण और वृद्धि क्लियर होगी। अब हमारी बची है 2 संधियां, यण संधि और अयादी संधि। उसके लिए भी मैं आपको वही एक तरीका बताऊंगी, किस प्रकार हमें पहचान करनी है और कैसे इनको अलग करना है। वही तरीका, बीच में से आप इनको अलग अलग कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले गुण और वृद्धि में बताया था कि ये गुण में आ गया था और वो वृद्धि में आ गया था। इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें इनको किसी पुरोहित की भी जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। वही, ये बड़ा और ये छोटा, नियम वही, सारी चीजें एक जैसी है। लेकिन एक और चेंज है इसमें। अब तक जो हम संधि कर रहे थे तीनों, उसमें क्या हो रहा था कि जो आमने सामने स्वर आ रहे थे वो दोनों मिलके एक नए स्वर में परिवर्तित हो रहे थे। लेकिन यण और अयादी संधि का नियम अलग है। ये सामने वाले स्वर को कुछ नहीं कहेंगे, सामने वाला स्वर जो का त्यों रहेगा, ये खुद को ही बदल लेते हैं। देखिए यण संधि, यण संधि में मैंने बताया था ये आधे आधे हो गए स्वर, 5 इधर बच गए, 4 इधर बच गए। 5 स्वर आ जाएंगे हमारे यण संधि में और बाकी के जो 4 हैं वो आ जाएंगे हमारे अयादी संधि में। लेकिन नियम थोड़े से अलग हैं इनके। अब तक दोनों स्वर मिलके बदल रहे थे, अब ये खुद को बदल रहे हैं, सामने वाले को कुछ नहीं करते। अब इसका नियम देखो। अब इसके क्या होगा, पहले लीजिए ई या ई, इन दोनों में से किसी के भी सामने इन दो को छोड़कर, मतलब इनके परिवार का नहीं होना चाहिए, ई या ऊ नहीं होना चाहिए, कोई और भिन्न स्वर आ जाता है। मान लो ऊ आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, तो ये खुद को यो में परिवर्तित कर लेती है। इस स्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्वयं को ही बदल लेती है। जैसे इति जमा आदि, मैंने आपको बताया था ना, इति में कौन सा आ रहा है? ई, और इसके सामने कौन सा आ गया? आदि में आ स्वर है। लेकिन ये दोनों मिलके नहीं बदलेंगे। अब तक जो हम संधि, ये बात आप ध्यान देंगे विशेष तौर पर, अब तक की जो 3 संधि की थी उसमें ये दोनों स्वर मिलके एक नए स्वर में बदल रहे थे। लेकिन यण संधि और अयादी संधि में क्या होता है कि ये जो सामने वाला स्वर है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। जो ई है ना, ये खुद को बदल लेगी। किसमें? यह में। अब संधि करके देखते हैं हम। देखो इति का अगर ई हट गया तो क्या बचा हमारे पास?
तय हलंत बच गया। और हमारा ये ई किस में परिवर्तित हो गया, यह में। और उसके बाद आगे शब्द क्या है, आदि। अब इसका संधि कीजिए। यहां हम जोड़ते हैं तो तय के बाद कोई स्वर दिखाई दे रहा है नहीं, दूसरा व्यंजन आ गया, तो इसका मतलब कैसे होगी, तय तो आधा ही रह जाएगा। और यह के बाद अगला स्वर क्या हमारा, आ, तो यह को किसकी मात्रा लगी, आ की, और दी, तो ये बन गया हमारा इत्यादि। ई ही बदलिए यह में, आदि में जो आ स्वर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिए बच्चे कि यण और अयादि संधि में स्वर का जो सामने रूप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद को ही बदल लेगी। जैसे ऊ का उदाहरण दीजिए, देखिए, सु जमा आगत। ध्यान देंगे बच्चे, इसमें कौन सा स्वर है, ऊ। ऊ के सामने से भिन्न आ गया आ, इसका नहीं है ये, इसके साथ इससे भिन्न आ रहा है, तो इसको कुछ नहीं कहेगा। जो ऊ किस में बदल जाएगा, वह में, वह हलंत, पूरा नहीं, वह हलंत। अब इसकी संधि देखिए, अगर सु का हमने ऊ स्वर हटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया, हलंत हो गया। और ये ऊ किस में बदल गया, वह में। और उसके बाद आगत, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, उस पर थोड़ी असर पड़ रहा है कोई। आगत, संधि करो, से के बाद कोई स्वर दिखाई दे रहा है आगे नहीं, दूसरा व्यंजन आ गया, इसका मतलब हमारा जो स है वो आधा ही रहेगा। और वह के बाद आगे कौन सा स्वर है, आ, तो वह को किसकी मात्रा होगी हमारी, वाह, और गत, स्वागत। क्लियर है, ये खुद को ही बदलेंगे, दूसरे स्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये यण और अयादि की विशेषता है। अब तक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि दोनों स्वर आपस में मिलते थे और एक नए रूप में आते थे, लेकिन यण और अयादि संधि पे सामने वाले स्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खुद को ही वो बदल लेगा। इसी तरह री का देखते हैं। अब री के सामने इससे भिन्न जाति का अगर कोई अन्य स्वर आएगा तो री किस में बदलेगी अपने आप को, रे में। इसका आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। अब उदाहरण लीजिए इसका, मातृ जमा आज्ञा। मातृ में कौन सा स्वर आ रहा है हमारा, री स्वर आ रहा है। री के सामने आज्ञा पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, तो ये री किसको बदल रहा है अपने आप में, रह में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, रह में। अब संधि कीजिए, मातृ का अगर हमने री हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, तय हलंत हो गया, ठीक है। उसके बाद री किस में बदल गया, रह में, ठीक है। और आज्ञा पे तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं है, कोई असर हुआ ही नहीं है, वो तो ज्यों का त्यों है। अब संधि करते हैं, तय के बाद कोई स्वर है नहीं है, सीधा रह आ गया। अब एक चीज का ध्यान देखेंगे हम, माँ तो ज्यों का त्यों हो गया, अब तय और रह ये दोनों स्वर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन है, आपको ध्यान है, अक्ष, त्र, ज्ञ, ये श्र, ये सारे संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इसी तरह आप त्र देखिए, त्र में तय और अगर रे दोनों मिल जाते हैं तो ये त्र बन जाता है, क्या बन जाएगा, त्र। और यहाँ पर ये वही स्थिति आ रही है, यहाँ पर तय आधा है, अर्ध व्यंजन है, और उसके सामने क्या आ गया, रे, तो ये क्या बन गया हमारा, त्र। और मात्रा कौन सी लगेगी त्र को, आ की, तो मात्रा आ गया। क्लियर है। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि ये त्र कैसे आ गया। अब तक तो आप ये समझा रहे थे त्र का तो कुछ था ही, लेकिन संयुक्त व्यंजन भी है हमारी हिंदी में, उनका भी हमें ध्यान रखना है। जब तय और रे दोनों मिलेंगे तो त्र बन जाएगा, त्र को फिर आ की मात्रा और ज्ञ मात्रा क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके थोड़े उदाहरण देखते हैं और उसकी फिर पहचान बताऊंगी आपको मैं। क्या है नियम, यदि ई के सामने उससे भिन्न जाति का कोई भी स्वर आता है तो वो किस में बदल जाती है, यह हलंत में। इसी प्रकार ऊ या ऊ के सामने इन दोनों से भिन्न कोई आता है तो वो किस में बदल जाते हैं, वह हलंत में। और इसी प्रकार अगर री के सामने उससे भिन्न कोई स्वर आता है तो वो र में बदल जाते हैं। अब यहाँ देखो यण संधि की पहचान कैसे करते हैं, किस में बदल रहे हैं, य व र। क्लियर है।
अब इस संधि की पहचान क्या होगी, इसमें हमारे ये 3 व्यंजन ढूंढो। ये 3 व्यंजन किसी न किसी आधे व्यंजन से के साथ मिलेंगे। अब ढूंढो बीच में शब्द का जोड़ का है, जोड़ आ रहा है य में, ये अत्यंत य के साथ आधा तय आ रहा है। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक के साथ यह है बीच में और उसके साथ आधा तय आ रहा है। इत्यादि, इसमें भी शब्द के बीच में यह है लेकिन आधे तय के साथ है। प्रत्येक, इसमें भी यह आधे तय के साथ है, यानी कि यह व्यंजन आ रहा है लेकिन साथ में आधे व्यंजन के साथ। इसी तरह स्वागत, वह दूसरा बताया था ना मैंने, वह उसके साथ भी आधा से है। प्रत्युत्तर, यह है यहाँ पर देखो बीच में, उसके साथ आधा व्यंजन है। अन्वेषण, यहाँ भी वह आ रहा है, वह के साथ आधा व्यंजन है। स्वल्प, यहाँ भी वह है और उसके साथ आधा से व्यंजन आ रहा है। इसी तरह जो मात्राज्ञा, त्रय बीच में, लेकिन त्रय में आप कहोगे आधा का है। त्रय बनता है किससे है, तय जमा र, तो तय र के साथ आधा तय है ना, तो मात्राज्ञा। पित्राज्ञा, ध्यान दो, जहां बीच में शब्दों के बीच में ढूंढो यह वह रे किसी आधे व्यंजन के साथ मिल जाए, कोई भी आधे व्यंजन के साथ है, तुरंत टिक करो यण संधि। यह वह रे, इनकी पहचान कर लो आप। ये 3 व्यंजन है, अकेले नहीं मिलेंगे आपको, आधा व्यंजन इनके साथ होगा। जैसे आधा व्यंजन साथ हुआ तुरंत टिक कर दो यण संधि। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं हम अयादी संधि। वीडियो स्किप नहीं करोगे, ध्यान से सुन रहे हो, बीच में छोड़ के भी नहीं जाना है कहीं, फिर बाद में आप कहोगे कि मैडम ने वादा किया था, क्लियर होगी और अब समझ नहीं आ रहा। अगर आप ध्यान से सुनोगे पक्का आपको संधि क्लियर होगी। अब देखो अयादी संधि, जैसे मैंने आपको समझाया था ना गुण संधि और वृद्धि संधि, वो भी 2 भाई थे, अलग अलग हो गए, दोनों के नियम एक जैसे थे, वो बड़ा था वो छोटा था। यहाँ भी वही हो रहा है, 2 भाई है, अलग अलग हो गए, वो बड़ा है और ये छोटा है, तो वही कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो अब तक यण संधि में क्या हो रहा था, इनके सामने ई या ई दोनों में से किसी के भी सामने कोई अगर आ रहा था तो दोनों ही य में बदल रहे थे। उ या उ, इन दोनों में से किसी के भी सामने कोई भिन्न स्वर आ रहा था तो दोनों ही व में बदल रहे थे। अब इसी तरह री के सामने उससे भिन्न कोई स्वर आ रहा था, वो र में बदल रहे थे। लेकिन अयादी, आप मानो बड़ी है, ये बड़प्पन दिखा रही है अपना कि मैं बड़ी हूं तो मैं कुछ बड़ा ही करूंगी। अब तक ये तो दोनों साथ थे ना, ये दोनों में एकता थी, दोनों मिलके ही बदल रहे थे ये में और वह में, लेकिन इनमें वो एकता भी नहीं है। इनमें छोटे बड़े का क्या है, अब ये अलग चल रही है, ये अलग चल रही है, ये अलग बदल रहा है, ये अलग। देखिए अगर ए के सामने अयादी संधि, अब यण से बड़ी है अयादी तो कुछ तो बड़प्पन दिखाएगी ना अपना, वो भी मैं तो बड़ी हूं तो मैं कुछ बड़ा करूंगी, अलग करूंगी। यहाँ पर ये चारों ही अलग अलग स्वरों में बदलेंगे, लेकिन बात वही मिलेगी। ध्यान से देखना, अगर ए के सामने उससे भिन्न कोई भी स्वर आ जाता है तो वो आए में बदल जाएगी। बच्चे ध्यान से देखो, ये किस में बदल रहा था, य में, और ये किस में बदल गई, आए में। ऐसे वर्ड जुड़ गया ना, तो हो गई ना बड़ी, उससे बड़प्पन दिखा दिया। जैसे ने जमा अन्न, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, ए के सामने क्या आ गया, ए स्वर आ रहा है अन्न में, तो ए वही नियम यण वाला, सामने वाले को कुछ नहीं कहना, ज्यों का त्यों रहेगा, खुद को ही बदलना है। और ये खुद किस में बदलेगी, आई में, आई में बदल जाएगी। अब संधि करते, मान लीजिए न का अगर हम ए हटा देंगे, ए हटा देंगे तो हमारे पास तो न हलंत बच गया ना, और ए किस में बदल गई, आई में, और उसके सामने क्या है, अन, उस पर तो कोई असर होना नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब संधि करके क्या बनेगा, न के सामने कौन सा स्वर आ रहा है, ए, तो न पूरा हो गया। य के सामने कौन सा स्वर आ रहा है, ए, तो यह पूरा होगा हमारा, और नयन। तो ए के सामने अगर उससे भिन्न कोई भी स्वर आता है तो वो किस में बदल गई, आई में, है तो वही है, खाली ए स्वर जुड़ गया उसके सामने। अब अगला है हमारा ऐ,
मैंने कहा था ना इनमें एकता नहीं है, ये तो भाई साथी थे, दोनों मिलके एक ही में बदल रहे थे, लेकिन आयादी में वो एकता भी नहीं है, वो तो चारों ही अलग अलग बदल रहे हैं। अब आय के सामने उससे भिन्न कोई भी स्वर आ जाएगा ना, तो वो किस में बदलेगी? ध्यान दीजिए इधर, आय में। ये किस में बदल रही थी? ए में, और इसके सामने क्या लग गया? आ। छोटी के सामने छोटा स्वर लग गया ये, और बड़ी के सामने बड़ा, तो ये किस में बदलेगी? हमारी आय में। उदाहरण देखते हैं, नए जमा अन। क्लियर है? नए में बड़ी आय है हमारी, उसके सामने उससे भिन्न आ रहा है, तो आय किस में बदल जाएगी? हमारी आय में। किस में बदलेगी? आय में। अब संधि कीजिए, नए का अगर आय हट गया तो नए हलंत हो गया, आय किस में बदल गया? हमारा आय में। हेल ये, और अन तो ज्यों का त्यों है ही हमारा, उस पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं। अब संधि करके देखो, नए के बाद कौन सा स्वर आ रहा है? आ, तो क्या बन गया हमारा? ना। यह के बाद कौन सा स्वर है? ए, यह, ने, नायन। ठीक है, तो ये हमारी आय के साथ। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अगला स्वर है हमारा औ, सॉरी ओ। अब ओ के सामने उससे भिन्न अगर कोई भी स्वर आएगा तो वो किस में बदलेगा? इधर ये किस में बदल रहे थे? वह में ना, वही बात वहां आ जाएगी, वह में। आओ, ए जुड़ गया, छोटे के साथ छोटा स्वर जुड़ेगा, बड़े के साथ बड़ा जुड़ जाएगा, जैसे पो जमा अन। ठीक है, अब पो किस में बदल जाएगा? हमारा आउ में। समझ में आ रहा होगा? संधि करेंगे, प जमा आव जमा अन, तो क्या बना हमारा? पवन। क्लियर है? इसी प्रकार यहां लिख देते हैं हम, ये किस में बदल गया? हमारा आओ में। अब आओ देखते हैं, अगर आओ के सामने उससे भिन्न कोई भी स्वर आएगा तो वही आओ में बदल देगा। किस में बदलेगा? आओ में। इसी का ही उदाहरण लीजिए, जैसे आ गया पाओ जमा अन। अब यह पाओ किस में बदलेगा? आओ किस में बदलेगा? आओ में। किस में बदल जाएगा? आओ में। तो जब हम संधि करेंगे तो कैसे होगा? प जमा आओ जमा अन, तो हमारी क्या बन गई? प जमा आ, पा, व जमा अ, व और न, पावन। क्लियर हुआ? अगर आओ के सामने उससे भिन्न कोई स्वर आता है तो वो किस में बदलेगा? हमारा आओ में। अब एक गौर देखो, गौर से देखो बेटा, यण संधि में यह और वह में बदल रहे थे ये दोनों, और वही यह और वह वहां पर भी है, लेकिन ए और आ जुड़ गया उनके सामने। छोटा ए आई में बदल रहा है और बड़ा आई में बदल रहा है तो वही यह। इसी तरह ओ औ में बदल रहा है और आओ आओ में बदल रहा है। अब थोड़ा सा इसका उदाहरण देखते हैं हम। अब देखो इनको कैसे पहचानेंगे, वही बीच में ढूंढना है हमको, शब्द का जोड़ देखना है। अब जोड़ में हमारे यह और वह देखने आपने, जहां भी यह और वह दिखाई दे या वी दिखाई दे या वो दिखाई दे, ये चीज पहचाननी है आपको, वही अयादी संधि। देखो नयन में बीच में क्या है? यह, गायन यह, नायक यह, पवन वह, भवन सब में बीच में या तो यह है या वह है, और नाविक इसमें वी आ रहा है हमारा, भावुक इसमें वो आ रहा है, नायन इसमें ये आ रहा है। बहुत आसान, जहां कहीं बीच में आपको यह वह वी या वो दिख जाए वही कौन सी संधि होगी? हमारी अयादी संधि। कौन सी संधि होगी? अयादी संधि। ये हमारी होगी स्वर संधि की पांचवी और अंतिम संधि। क्लियर है? अब लास्ट में मैं आपको 1 मिनट में पांचों संधि फटाफट कराती हूँ, ध्यान देंगे आप। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसकी स्वर संधि की सिर्फ पहचान बता रही हूँ कि कौन सा आसान तरीका है, आप तुरंत उसको पहचान जाओ। नियम मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा चुकी हूँ और वो आपको समझ में आ चुके होंगे। अब एक हल्की सी नजर पड़ते ही जैसे पहचान लेते हैं ना, वो चीज मैं बता रही हूँ।
देखो दीर्घ संधि में जहां भी कहीं आपको दो शब्दों का जोड़, मैंने बताया था ना, शब्द का जोड़ ढूंढेंगे हम, और जहां पर बीच में शब्द के बीच में आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ या दीर्घ री दिखाई दे तो वो दीर्घ संधि है, पहचान है ये। इसी तरह गुण संधि की पहचान है, अगर दो शब्दों के बीच में ए, ओ और आर दिखाई दिया तो वो गुण संधि। मैंने आपको बताया था 90% ये आपका अंदाजा बिल्कुल सही मिलेगा, थोड़ा सा होता है वो अलग हो जाता है कई बार, वरना ये मात्राएं आपके तुरंत आप पहचान लोगे। इसी तरह वृद्धि संधि में अगर शब्दों के बीच में जो जोड़ है वहां पर आए और आओ की मात्रा दिखाई दे तो तुरंत वृद्धि संधि। और यण संधि की पहचान मैंने आपको बताई थी, आधे व्यंजन के साथ यदि यह, वह और रे आपको कहीं दिखाई दे शब्द के बीच में तो वो यण संधि है। इसी प्रकार अयादी शब्द संधि में जो शब्द के बीच में हमें क्या मिलेगा, या तो यह मिलेगा, वह मिलेगा, वी या फिर वो, ये जहां पर शब्द के बीच में हमें दिखाई देता है तो तुरंत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अयादी संधि है। तो बच्चों ये मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको स्वर संधि समझाने का। वास्तव में ही मैंने बहुत मेहनत की है कि आपको मैं किस तरह आसान से आसान तरीके से आपको ये स्वर संधि समझा दूं, क्योंकि स्वर संधि एक ऐसी संधि है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसमें इसके प्रकार भी 5 है, इसको पहचानने में भी कई बार बच्चों को लगभग दिक्कत आती है। तो मैंने आपको ये बड़ी आसान सी ट्रिक बताई है, इन मात्राओं को ढूंढो आप बीच में, ये मात्राएं मिल गई, इनकी पहचान हो गई, आपको संधि की भी पहचान हो जाएगी। और अब मैं आपसे यही कहूंगी कि आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी है तो पक्का समझ में आ गई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी हिंदी तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आगे आपको और भी व्यंजन संधि भी बताऊंगी और दूसरी भी बताऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है, आपको लगा कि हाँ वास्तव में संधि आसान है, तो तुरंत लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए।